हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं study.commerce007 पर। मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। हमारे वीडियोस की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं स्टडी कॉमर्स, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI के बारे में। FDI के बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला, FDI क्या है। सेकंड, हम देखेंगे कि रूट्स टू FDI क्या है, यानी कि किसी भी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके क्या क्या रूट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे हम FPI कहते हैं, कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। और लास्ट हम इसमें देखेंगे कि FDI के क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि टाइप्स क्या है, कितने तरीके से FDI किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है। इनकम को जनरेट करने के लिए किसी एसेट को या किसी आइटम को अक्वायर करना हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर हम फिनेंस में देखें तो किसी मॉनेटरी एसेट को परचेज करना हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना, ये क्या है, किसी फ्यूचर इनकम बेनिफिट के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे क्या बात हो रही है, फॉरेन की। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है अपने फंड्स को। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कोई एक कंट्री, मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। अब कंट्री ए ने क्या किया कि कंट्री बी में इन्वेस्ट किया अपने फंड्स को, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ये फंड का इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, एसेट्स में किया जा सकता है, जैसे कि प्लांट हो गया या मशीनरी हो गया। किसी बिजनेस में ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे FDI क्या है, एक प्रोसेस है जिससे एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में अपने फंड्स को इन्वेस्ट करती है। अब इस इन्वेस्टमेंट से उसको क्या फायदा मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाता है, ताकि एसेट्स के ऊपर ओनरशिप को गेन किया जा सके। जो भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, यहाँ पर उसको क्या मिलता है, एसेट्स के ऊपर ओनरशिप मिलता है। और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है और डिसीजन मेकिंग है, इस पे कंट्रोल मिलता है। यानी कि जब FDI के थ्रू एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के बिजनेस में, एसेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे उस एसेट्स के ऊपर उस फॉरेन कंट्री का, जो फॉरेन कंट्री है जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, उस फॉरेन कंट्री को क्या फायदा मिलेगा कि यहाँ जो एसेट्स होगा, जो एसेट्स जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर उसे ओनरशिप मिलती है। सेकेंडली, जो मैनेजमेंट होगा और जो डिसीजन मेकिंग होगा, उस पर कंट्रोल मिलता है। यानी जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होगा, कोई भी डिसीजन उस बिजनेस के द्वारा लिया जाएगा, तो उसमें जो ये फॉरेन इन्वेस्टर होगा, इसको अधिकार होगा कि ये यहाँ पर अपनी बात कह सकता है और डिसीजन मेकिंग में, यहाँ तक कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ से क्या होता है कि FDI के द्वारा एक फॉरेन कंपनी डे टू डे एक्टिविटीज है किसी भी बिजनेस की, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी उसमें इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर को ओनरशिप मिलती है एसेट के ऊपर, साथ ही साथ मैनेजमेंट में कंट्रोल मिलता है और डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल मिलता है। अब FDI जो है ये ओपन इकोनॉमीज में ही किया जा सकता है। ओपन इकोनॉमीज, यहाँ पे आपको दो तरीके की इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमीज और दूसरा है ओपन इकोनॉमीज। क्लोज्ड इकोनॉमीज का मतलब क्या है कि यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ये अलाउड नहीं होते हैं। यानी फॉरेन से कोई भी, बाहर से कोई कंट्री आकर के किसी एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करती अगर उसकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में नहीं आई थी, उसके पहले तक इकोनॉमीज क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। बाहर से इन्वेस्टमेंट किसी तरीके से अलाउड नहीं था, लिबरल नहीं था। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई, उसके बाद क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो इसकी वजह से LPG पॉलिसीज आई, लिबरल किया गया चीज़ों को। यानी जो एक्सेसिव टैक्सेस लगते थे या एक्सेसिव रोक लगाई जाती थी, उसको कम किया गया। ग्लोबलाइजेशन आया, यानी कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर सकता था। तो FDI यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि ओपन इकोनॉमीज में ही काम कर सकता है, ओपन इकोनॉमीज में ही किया जा सकता है। जिस कंट्री में, जिस इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ ही नहीं किया जा रहा है, वहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। सेकेंडली क्या है, इन इकोनॉमीज में
जो कंट्री इन्वेस्ट कर रही है उसको स्किल्ड वर्कफोर्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर आप एज एन इन्वेस्टर हैं, किसी कंट्री में किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पे आपको स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल रही है, या फिर आपको वहां कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर नजर ही नहीं आ रहा है, तो कोई भी पर्सन क्यों इन्वेस्ट करेगा? अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया। अब कंपनी के एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में आपको उससे प्रॉफिट मिलेगा या गेन आपको कुछ होगा, तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आपको कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा है, कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो एफडीआई ओपन इकोनॉमीज में किया जाता है, वो भी ऐसी ओपन इकोनॉमीज में जहां स्किल्ड वर्कफोर्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो, तभी कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी। जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, एफडीआई हो रहा है, तो इसके थ्रू बेनिफिट मिलता है नॉलेज का, स्किल का, टेक्नोलॉजी का। फॉर एग्जांपल आप टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, कार्स का कोई प्लांट लगाता है यूएस इंडिया में, तो अब जब वो कार को यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो यूएस में जो टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं, उसको वो इंडिया में लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी लोगों को नई टेक्नोलॉजी को यूज करने का मौका मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलेगा, नई नॉलेज का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से एफडीआई के थ्रू एक कंट्री को नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलता है। सेकेंडली, एफडीआई ओपन इकोनॉमीज में किया जाता है जहां पे स्किल्ड वर्कफोर्स हो और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स एक कंट्री को मिलते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रूट्स फॉर एफडीआई, यानी एफडीआई करने का क्या रास्ता हो सकता है। तो दो तरीके के रूट्स आपको यहाँ मिलेंगे, एक ऑटोमेटिक रूट है, दूसरा गवर्नमेंट रूट है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है कि कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट के, कोई भी प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर जो होगा उसको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे वहां कर सकता है, और गवर्नमेंट की परमिशन लेने की यहाँ जरूरत नहीं है ऑटोमेटिक रूट में। अब गवर्नमेंट रूट की बात करें तो यहाँ नाम से ही आपको स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है कि गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी सिचुएशन, ऐसा रूट जहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना मैंडेटरी हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर यूएस की कोई एमएनसी इंडिया में गवर्नमेंट रूट से आना चाहती है, तो उसको गवर्नमेंट से मैंडेटरी है कि अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ही वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर डिफेंस के केस में, डिफेंस में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। अब ये कितने परसेंटेज का एफडीआई होगा, जैसे किसी किसी केसेस में 100% एफडीआई होता है, किसी में 26% होता है, किसी में 49% होता है। किस क्षेत्र में, किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट तय करती है कि कितना कितना एफडीआई किया जाएगा। इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे गवर्नमेंट रूट का मतलब ये है कि मैंडेटरी है कि आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो। जैसा कि हमने देखा कि एफडीआई क्या है, इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है। जैसा मैंने कहा ना अभी कि 100% होता है, किसी किसी फील्ड में 26% होता है, एंड सो ऑन। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए, यानी हर सेक्टर में एफडीआई कॉमन तरीके से नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। किसी किसी में 100% है, कुछ कुछ सेक्टर्स में या तो 26% है, या तो 49% है, या तो 51% है। इस तरीके से अलग अलग रेट्स तय की गई हैं कि कितना कितना एफडीआई किया जा सकता है किसी सेक्टर में। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे प्रोहिबिटेड है, स्पेशली पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है कि एफडीआई किया ही नहीं जा सकता, जैसे लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग बिजनेस हो गया। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एफडीआई प्रोहिबिटेड है, यानी एफडीआई अलाउड नहीं है। तो ये हम आगे चल के जब एफडीआई इन इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में कितना कितना परसेंट अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफपीआई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? एफडीआई में हमने क्या बात की कि एफडीआई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट किसमें करना, एसेट्स में। कोई फॉरेन कंपनी एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, किसमें करती है, एसेट्स में करती है। लेकिन जब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, वन कंट्री इन्वेस्ट इन अनदर कंट्री। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट किसमें होगा, सिक्योरिटीज और अदर फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इनमें जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन किसमें करेगी, सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स हो सकते हैं, स्टॉक्स में, शेयर्स में कर सकती है, बॉन्ड्स में कर सकती है, म्यूचुअल फंड्स में कर सकती है। सेकेंड चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि इन्वेस्टर को कंट्रोल नहीं मिलता है कंपनी पे। एफडीआई में हमने पढ़ा कि ओनरशिप जो होगी एसेट्स की, वो
प्लस कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग जो होगा, इसमें जो कंट्रोल होता है एफडीआई में, ये फॉरेन इन्वेस्टर को दे दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के बाद। लेकिन जब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टर को कोई भी कंट्रोल कंपनी में नहीं मिलता है, और यहाँ पे 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में 10% तक ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जबकि एफडीआई में तो यहाँ अबव 10% इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ एफडीआई, यानी कि टाइप्स। एफडीआई कितने तरीके से किया जा सकता है, तो यहाँ 3 आधारों पर एफडीआई को बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, दूसरा है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव। एसेट्स के आधार पे 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट। और लास्ट है आपका मोटिव के बेस पे, तो यहाँ पर भी 3 भाग में बांटा गया है किस तरीके से एफडीआई किया जाएगा, रिसोर्स सीकिंग, मार्केट सीकिंग और एफिशिएंसी सीकिंग। इन सबको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसेट्स के बेस पर बांटा गया है किस तरीके से एफडीआई को। तो 2 तरीके से बांटा गया है एसेट्स के बेस पर। पहला है आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक पेरेंट कंपनी, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में एफडीआई कर रही है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो एक पेरेंट कंपनी क्या कर, होस्ट कंट्री होती है, यानी जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है वहां पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, यानी कि कोई नया प्रोडक्शन करती है, नया प्लांट लगाती है जहां पे पहले से कोई प्रायर वर्क नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन डन फ्रॉम अ स्क्रैच, ग्राउंड अप से वर्क किया जा रहा है, यानी कि फ्रेश है सब कुछ, न्यू स्टार्ट किया जा रहा है, नया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कंपनी ए ने कंपनी बी के साथ क्या किया, जॉइंट वेंचर कर लिया, यानी कि यहाँ पर क्या है कि पहले से कोई बिजनेस है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, वहां ऑलरेडी लोग काम कर रहे होंगे, जो भी फैसिलिटीज हैं, मशीन से सब कुछ ऑलरेडी वहां है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया, जॉइंट वेंचर किया गया। तो यहाँ फ्रेश कुछ नहीं है, चीजें नई नहीं है, ऑलरेडी एक बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन जब हम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच, यानी कि कोई भी प्रायर वर्क यहाँ पे हुआ ही नहीं है, नई स्टार्टिंग है, नया प्लांट लगाया जाएगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा एक दूसरी कंट्री में, और तब वहां पर जो प्रोडक्शन है वो किया जाएगा। यानी कि यहां हम कह सकते हैं बिल्ड न्यू, नए तरीके से सारी चीजें करना, कुछ नया बनाना जब हम कहेंगे तो यहाँ पे ये होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि नया काम करना, नया प्लांट लगाकर उसके बाद काम करना। तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैसिलिटीज, नई फैसिलिटीज को क्रिएट करना, नई फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जैसे कि कोका कोला है, कोका कोला ने क्या किया कि नया प्लांट लगा दिया इंडिया में, उसने मर्जर करके कोई नया काम नहीं शुरू किया, बल्कि इंडिया में क्या किया, नया प्लांट लगा दिया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हाई लेवल पे करना होगा, क्योंकि सारी चीजें नई आपको बिल्डअप करनी है। सेकेंडली, अगर किसी कंट्री को लगता है कि उसे हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल, यानी पूरा कंट्रोल उसे अपने हाथ में चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मर्सिडीज बेंज क्या चाहती थी, इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, लेकिन अब इंडिया में अपने जो फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स है उसको ले करके आना, ये क्या था, बहुत महंगा पड़ता, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता। सेकेंडली, ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो स्टैब्लिश्ड है इंडिया में, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। ऐसी सिचुएशन में ये लॉस हो जाता मर्सिडीज बेंज के लिए। तो मर्सिडीज बेंज क्या है, अगर ये जर्मनी की कंपनी है, अगर ये जर्मनी से सारी जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में अगर लेकर के आती है तो काफी इसके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसने क्या किया कि इंडिया में पुणे में अपना प्लांट लगा लिया और यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। तो ये क्या है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है। ऑलरेडी उसने कोई, यहाँ इंडिया में ऑलरेडी उसका कोई प्लांट नहीं था, या उसने किसी के साथ मर्जर करके काम करना शुरू नहीं किया, बल्कि एक नया प्लांट लगा के काम किया। तो यहाँ हम इससे कहेंगे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट।
नेक्स्ट है हमारा ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का जस्ट उल्टा है। यहाँ पे मर्जर्स और एक्विजिशन के द्वारा काम किया जाता है, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है और अपने काम को करती है। जैसा कि हमने कहा कि जॉइंट वेंचर करना, किसी बिजनेस में जो ऑलरेडी कोई बिजनेस है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट किया और अपने काम को शुरू कर दिया। ऐसी सिचुएशन में एक कंपनी क्या करती है, परचेज या तो खरीद लेती है या तो लीज करती है जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज होती है उन पे। अब जैसा कि हमने ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में देखा, वहां पे क्या था, हाई स्टार्टअप कॉस्ट था। अब अगर एक नया प्लांट लगाना है और ऑलरेडी वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंपनी है जो हाई कॉस्ट नहीं करना चाहती, हाई स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगाना चाहती, तो वो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि यहाँ उसे ऑलरेडी एक बिजनेस है, उसमें जाकर उसे इन्वेस्ट करना है। इसमें हमने जैसा कहा कि मर्जर और एक्विजिशन के द्वारा या तो किसी कंपनी के साथ मर्ज कर लिया जाए, दो कंपनीज आपस में मर्ज कर जाए, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करके ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट करती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वोडाफोन का। 2007 में क्या हुआ था कि वोडाफोन ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया था, यानी कंप्लीटली एक्वायर कर लिया था हचसन इसार को। पहले आपको याद होगा कि हच नाम की एक कंपनी थी। इस एक्विजिशन के द्वारा क्या हुआ, इंडिया की जो ग्रोइंग टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री थी उसमें वोडाफोन को क्या हुआ, एंट्री मिल गया। एक्वायर करके उसने हच को, जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री थी इंडिया की, इसमें क्या किया, एंट्री किया। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के आधार पर एफडीआई किस तरीके का हो सकता है। तो इसमें 3 तरीके का है। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई में जो इन्वेस्टर होता है वो फॉरेन कंट्री में भी उसी बिजनेस में, उसी टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जैसा कि वो अपनी होम कंट्री में कर रहा होता है। एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकते हैं, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स क्या है, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। तो ये क्या करता है कि यूएस में भी मैकडोनल्ड्स आपको ऐसे ही मिलेगा, इंडिया में भी आपको मैकडोनल्ड्स ऐसे ही मिलेगा। तो इंडिया में जब इन्वेस्टमेंट किया मैकडोनल्ड्स ने, तो ये क्या है, सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है। यहाँ पर भी वो फास्ट फूड ही बेच रहा है, यहाँ पर भी आपको, आप जाओगे तो बर्गर ही मिलेगा, यानी कि सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है। हाँ, ये डिफरेंस हो सकता है कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के आधार पर वो किस तरीके से चीजों को बेच रहा है, ये चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर इंडिया में अगर आ रहा है तो इंडिया में लोगों को किस तरीके का टेस्ट है, उस आधार पे अपने टेस्ट में चेंज लाता है। लेकिन इंडिया में आप देखिए तो आपको डोसा फ्लेवर का भी बर्गर मिलता है। तो ये क्या है, ये यूएस में नहीं मिलेगा लेकिन इंडिया में मिलेगा, क्योंकि इंडिया में लोगों को उस फ्लेवर का, उस टेस्ट का बर्गर पसंद आता है। तो यहाँ पे लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के आधार पे कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस का टाइप है वो सेम रहता है। वर्टिकल एफडीआई का मतलब क्या है, इन्वेस्टर क्या करता है, जो उसका मेन बिजनेस होता है उससे थोड़ा डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट अगर करता है, तो इसे हम वर्टिकल एफडीआई कहते हैं। अब वर्टिकल एफडीआई 2 तरीके के इंटेंशन से किया जाता है, या तो रॉ मटेरियल को अपनी होम कंट्री में सप्लाई करने के लिए, या फिर जो डोमेस्टिकली यानी होम कंट्री में जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उसको फॉरेन कंट्री में सेल करने के लिए। इन 2 तरीकों से वर्टिकल एफडीआई किया जाता है। तो वर्टिकल एफडीआई के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई, दूसरा है फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई क्या है, जब एक फॉरेन कंट्री क्या करती है, किसी बिजनेस में एंटर करती है। क्यों करती है, रॉ मटेरियल्स को वापस अपनी होम कंट्री में भेजने के लिए। अगर किसी कंट्री में किसी को रॉ मटेरियल, किसी कंट्री को दिखता है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल हमको सस्ता मिल सकता है और अच्छा मिल सकता है, तो वो क्या करती है, अपनी फॉरेन कंट्री से रॉ मटेरियल को भेजती है होम कंट्री में प्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। टाटा मोटर्स इंडिया में है, इसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जापान है, अगर यहाँ पर कोई टायर मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है, ताकि जो रॉ मटेरियल है, अब हर चीज, कोई एक कार बनाने वाली कंपनी अगर है तो वो चीजों को क्या करती हैं, असेंबल करती हैं। यानी कि सारी चीजें, जो एक कार मैन्युफैक्चरर है वो उसकी अपनी खुद की नहीं होती, टायर की कंपनी दूसरी होती है और बाकी जो प्रोडक्ट्स लगते हैं सब अलग अलग कंपनीज के होते हैं। तो टायर लेने के लिए इसने क्या किया कि जापान में कोई कंपनी है, वहां पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। अब वहां से जो टायर होगा, जो रॉ मटेरियल होगा, वो क्या करेगी, अपनी कंट्री में, इंडिया में लेकर के आएगी और कार के साथ असेंबल करके कार को कंप्लीट करेगी। दूसरा है आपका फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। इसमें क्या है कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में सेल करना। यानी कि इंडिया में, अगर हम इसे वापस से इसी एग्जांपल के तौर पे हम ले, यहाँ पे आप पहले एग्जांपल देख सकते हैं, टाटा मोटर्स बाइंग अ कार डिस्ट्रीब्यूटरशिप इन अमेरिका। अब अमेरिका में टाटा मोटर्स ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया कार की। तो टाटा मोटर्स क्या करेगा, इंडिया में अपना उसने कार बनाया
और क्या किया, उसको अमेरिका में सेल कर रहा है। तो यहाँ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है, कार जो बनाई गई वो इंडिया में बनाई गई, लेकिन सेल कहाँ किया जा रहा है, अमेरिका में किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, जो कि थर्ड डिस्टिंक्शन है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के आधार पर। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या है, किसी अनरिलेटेड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि होम कंट्री में जो बिजनेस किया जा रहा है उससे एकदम अलग तरीके के बिजनेस में किसी फॉरेन कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई कहेंगे, यानी अनरिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं सैमसंग। सैमसंग को हम जानते हैं कि ये फोन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन फोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अलावा ये शिप्स भी बिल्ड करता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को भी लेता है, फूड प्रोसेसिंग, कंज्यूमर रिटेल, ये कई सारे कार्य हैं जिसमें सैमसंग लगा हुआ है। यानी कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जो फोन बनाने से बिल्कुल अलग हैं, यानी कि होम कंट्री में इसका काम है फोन बनाना, लेकिन जब फॉरेन किसी ऐसे भी फॉरेन बिजनेस में वो इन्वेस्ट करता है जो उसके मेन काम जो उसका होम कंट्री उससे बिल्कुल अलग है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। लास्ट है हमारा मोटिव बेस्ड। मोटिव के आधार पर 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। रिसोर्स सीकिंग यानी कि ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जहां से क्या मिल सके, रिसोर्स मिल सके। यहाँ पे मेनली फोकस क्या है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे, लो कॉस्ट लेबर पे, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यानी इस तरीके के एफडीआई करना जहां पे क्या हो सके कि आपको रिसोर्सेज मिल सके। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि एफडीआई किस तरीके से किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर मिनरल या रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज को या चीप लेबर को पाने के लिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी फॉरेन कंट्री में। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स सीकिंग। अवेलेबिलिटी हो या अबंडेंस हो, यानी कि ऐसी या तो ऐसा कोई रिसोर्स जो होम कंट्री में है ही नहीं, सस्ते में अच्छा अगर रिसोर्सेज मिल रहा है, तो उसके लिए एफडीआई करना यहाँ पे रिसोर्स सीकिंग एफडीआई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मार्केट सीकिंग एफडीआई। यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करने के लिए मार्केट काफी बड़ा हो, तो ऐसी कंट्री में एफडीआई करना। कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या उस मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए मार्केट सीकिंग एफडीआई करती है। यानी किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना जिसका जो मार्केट है वो काफी बड़ा हो, जहां पे हाई लेवल पे प्रोडक्ट्स को एक फॉरेन जो कंट्री है, फॉरेन जो कंपनी है वो सेल कर सके। तो इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट सीकिंग एफडीआई कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई कंट्री है, वहां पे एसी का यूज बहुत ज्यादा होता है, लोग एसी को काफी यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें, किसी देश में अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो वहां पे लोग क्या करेंगे, एसी का काफी ज्यादा यूज करेंगे। एक बड़ा मार्केट मिल जाता है किसी भी कंपनी को, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई फॉरेन कंपनी आए और ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करे ताकि एक बड़ा मार्केट उसको मिल सके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट सीकिंग एफडीआई। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई, जो कि मोटिव बेस्ड का जो कि थर्ड क्लासिफिकेशन है, ये है एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई को कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई क्यों किया जाता है, ताकि किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में किया जाता है जो कि एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जब कोई बिजनेस है, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उस वक्त उसमें एफिशिएंसी पूरी तरीके से नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, काफी हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे एफिशिएंसी किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। तो एफिशिएंसी सीकिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे बिजनेस में करना जो कि आगे चल के एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है होम कंट्री में, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है, उसमें भी इंक्रीजिंग होती है। तो अगर कंट्री ए है, ये कंट्री बी के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है जिसके थ्रू इसको एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होने से क्या होगा, जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होता है। तो इस एफिशिएंसी का फायदा इसे क्या मिलेगा, अपनी होम कंट्री में भी मिलेगा। अपनी एफिशिएंसी की वजह से जो कॉस्ट रिडक्शन है ये अपनी होम कंट्री में भी कर सकती है। तो एफिशिएंसी सीकिंग का मतलब क्या है कि फेवरेबल कॉस्ट हो सके, जो भी काम किया जा रहा है, जो भी बिजनेस किया जा रहा है, एफिशिएंसी के थ्रू उसमें क्या किया जा सके, फेवरेबल कॉस्ट लाई जा सके, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो इस वीडियो में हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई की क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा। थैंक यू।